नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका झारखंड रीडर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा झारखंड का भूगोल का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा 4 क्लासेस कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज का हमारा यह 5वां क्लास होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। साथियों, यह देखा गया है कि झारखंड के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उनमें झारखंड के धरातलीय स्वरूप से कई प्रश्न आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यदि हम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साथियों, आप लोगों को इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और गहराई से जानने की आवश्यकता है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सबसे प्रमुख योगदान है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सबसे प्रमुख योगदान है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। छोटा नागपुर भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। यदि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों की बात की जाए, इसकी सीमा की बात की जाए, तो इसका विस्तार कहां-कहां तक देखने को मिलता है साथियों? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य के सीमाओं तक है। अब हम लोग छोटा नागपुर पठार के निर्माण के बारे में जानते हैं। तो छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः छोटा नागपुर लावा के जमाव से निर्मित हुआ है। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ झारखंड में क्या है कि आर्कियन कालीन चट्टानों की मात्रा अधिक है। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि झारखंड के क्षेत्र में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है, मृदा की छिद्रता में कमी है और पठारी ढाल होने के कारण जल के अंतः स्पंदन की दर कम हो गई है। देखिए, झारखंड में क्या है कि भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है। मृदा की छिद्रता की बात की जाए तो इसमें बहुत कमी है, और पठारी ढाल होने के कारण क्या है कि जल के अंतः स्पंदन की दर कम है। पठारी क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो जल पहाड़ों से नीचे चला जाता है, अर्थात वहां पे ढलान ज्यादा होने के कारण जल वेस्ट ज्यादा हो जाता है। इसलिए झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है साथियों? 760 मीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह सम्मेद शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। यदि फीट की बात की जाए तो 4478 अर्थात 4478 फीट है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो वह है सम्मेद शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और यदि फीट में बात की जाए तो 4478 फीट। पारसनाथ की पहाड़ी अर्थात सम्मेद शिखर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे ऊंची पहाड़ी, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? तो इसका उत्तर होगा साथियों पारसनाथ पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई के बारे में भी प्रश्न आ चुका है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1365 मीटर। यदि फीट में आपका ऑप्शन दिया हुआ रहे तो 4478 फीट इसका उत्तर होगा। अब हम लोग जानते हैं झारखंड के धरातलीय स्वरूप के विभाजन के बारे में। झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार। और हजारीबाग के पठार को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार। और हमारा चौथा क्या है, राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाट क्षेत्र के बारे में, इसे क्रम वाइज हम लोग समझते हैं। तो पाट क्षेत्र क्या है, यह पश्चिमी पठार है। पाट क्षेत्र क्या है, पश्चिमी पठार है। पाट क्षेत्र क्या होता है, समतल भूमि होता है जो किसी ऊंचे स्थान पर होता है। तो पाट क्षेत्र क्या है, झारखंड का एक ऊंचा स्थान है जो कि पाट क्षेत्र कहलाता है। ऊंचे स्थान पर समतल जमीन को क्या बोला जाता है, पाट क्षेत्र बोला जाता है। यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो इस क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू के दक्षिणी हिस्से तक है। पाट क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है साथियों, रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर के दक्षिणी पलामू के दक्षिणी हिस्से तक है पाट क्षेत्र का विस्तार। यदि पाट क्षेत्र के आकार की बात की जाए तो इसका आकार कैसा है साथियों, त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र का आकार है त्रिभुजाकार। यहां से हम लोग देखते हैं कि पाट क्षेत्र के आकार पर भी एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आकार की बात की जाए तो पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, जिसमें इससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुके हैं। और प्रीवियस ईयर में पाट क्षेत्र के अर्थ के ऊपर भी एक प्रश्न आया है कि पाट क्षेत्र का अर्थ क्या है। तो आपका उत्तर होगा साथियों समतल जमीन। तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि पाट क्षेत्र का अर्थ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि पाट क्षेत्र का जो शीर्ष है वह दक्षिण में है और आधार कहाँ है, उत्तर में है। पाट क्षेत्र का सबसे पहले हम लोगों ने विस्तार देखा था कि इसका विस्तार कहाँ है, रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू के दक्षिणी हिस्से तक है। तो इसका आकार कैसा है, पाट क्षेत्र का त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष कहाँ है, शीर्ष है हमारा दक्षिण में, शीर्ष दक्षिण में है और इसका आधार उत्तर में है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड कहलाता है। पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग क्या है उसे टांड कहा जाता है और जो निचला भाग है उसे क्या कहा जाता है, दोन कहा जाता है। इस पॉइंट से भी झारखंड में पिछले वर्ष में कई प्रश्न पूछे गए हैं। यहां से ये प्रश्न आता है कि पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है तथा पाट क्षेत्र का निचला भाग क्या कहलाता है। इससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुके हैं, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पाट क्षेत्र की ऊंचाई। पाट क्षेत्र की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से औसत कितना है, 900 मीटर है। यदि फीट की बात की जाए तो 3000 फीट है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। और इसकी फीट में ऊंचाई पूछ दिया जाए तो आपका 3000 फीट उत्तर होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो झारखंड में 3 सबसे ऊंचे पाट। तो झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट कौन कौन है, नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जनीरा पाट। नेतरहाट पाट की ऊंचाई की बात की जाए तो यह सबसे ऊंचा पाट है जिसकी ऊंचाई है 1180 मीटर। गणेशपुर पाट की ऊंचाई की बात की जाए 1171 मीटर। और उसके बाद जनीरा पाट की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 1142 मीटर। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानू और सारऊ कहलाती है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानू और कौन है, सारऊ है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानू और सारऊ है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल नदी, शंख नदी आदि का उद्गम स्थल भी है। पाट क्षेत्र में ही उत्तरी कोयल नदी और शंख नदी आदि कई नदियों का उद्गम स्थल भी पाट क्षेत्र ही है। तो यहां से भी हम लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तस्तरी नुमा 12वें का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है। यहां से एक प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर में, रांची का पठार।
रांची के पठार में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जान लेते हैं कि रांची का जो पठार है यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। आकार की बात की जाए तो रांची के पठार का आकार कैसा है? चौकोर है। रांची का पठार का आकार चौकोर है। ऊंचाई की बात करें तो रांची के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 600 मीटर, और यदि फीट में इसकी बात की जाए तो इसकी फीट में ऊंचाई है 1970 फीट। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट में इसका कि रांची के जो पठारी क्षेत्र है उससे निकलने वाली नदियां ढाल के कारण पठार के किनारों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। रांची के पठार क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां जिसके ढाल के कारण जो जलप्रपात का निर्माण होता है, तो इसमें प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सब प्रमुख जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा और गौतम। तो ये मुख्य जलप्रपात हैं जो इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के कारण बनते हैं। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोधा घाघ जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग का रांची का पठार क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार के बारे में कुछ। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हजारीबाग के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा ऊपरी हजारीबाग का पठार, जिसका विस्तार की बात की जाए तो यह रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में स्थित है। रांची पठार के समानांतर स्थित ऊपरी हजारीबाग का पठार है। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। फीट में इसकी ऊंचाई 1970 फीट है। इसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि भूतकाल में यह पठार अर्थात ऊपरी हजारीबाग का पठार रांची के पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से अलग हो गया। यही दामोदर नदी इन दोनों पठारों को एक दूसरे से अलग करती है। निचला हजारीबाग का पठार, इसकी विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। निचला हजारीबाग पठार का विस्तार कहाँ है? हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में। और ऊपरी हजारीबाग पठार का विस्तार कहाँ पर है? तो हजारीबाग जिले के दक्षिणी भाग में और रांची के पठार के समानांतर में स्थित है ऊपरी हजारीबाग का पठार। रांची के पठार और ऊपरी हजारीबाग के पठार के बीच से दामोदर नदी गुजरती है। चलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। हजारीबाग पठार का जो निचला हजारीबाग पठार है उसे बाह्य पठार भी कहा जाता है, क्योंकि यह छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित है। यदि निचली हजारीबाग पठार की ऊंचाई की बात की जाए तो यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 मीटर, यदि फीट की बात की जाए तो यह 1473 फीट ऊंचा है। झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र कौन है साथियों? झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र निचली हजारीबाग का पठार है। झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र निचली हजारीबाग का पठार है। आगे हम लोग देखते हैं कि यह पठार अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि निचली हजारीबाग का पठार किस चीज से निर्मित है? तो आपका उत्तर होगा पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, जो कि अत्यंत कठोर होता है।
इसी क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के समीप पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। निचली हजारीबाग पहाड़ी के क्षेत्र में ही गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के पास में ही पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। हमारा अगला पठार है राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र। ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। इसकी निर्माण की बात की जाए तो राजमहल पहाड़ियों की निर्माण असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर हुआ है। राजमहल पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ है? तो कई नदी घाटियों और मैदानी क्षेत्रों को मिला करके इस पठार का निर्माण हुआ है। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो राजमहल की पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 150 से 300 मीटर है। राजमहल की पहाड़ी समुद्र तल से औसतन 150 से 300 मीटर ऊंचा है। राजमहल पहाड़ी के विस्तार की बात की जाए तो राजमहल की पहाड़ी का विस्तार लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और इसका विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिले तक है। इसके साथ साथ यह बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी के विस्तार की बात की जाए तो यह 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस क्षेत्र के अंतर्गत दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिले आते हैं। इसके साथ साथ यह बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबदनुमा पहाड़ियों का डोंगरी है। राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में जो नुकीली पहाड़ियां हैं, जो नुकीली पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन्हें स्थानीय लोग टोंगरी और गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? डोंगरी कहते हैं। जब एग्जामिनर को कुछ अच्छा पेपर सेट करना होगा तो वो लोग इस पॉइंट से प्रश्न दे सकते हैं कि राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, या फिर गुंबदनुमा पहाड़ियों को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं। तो आपका नुकीली पहाड़ियों के प्रश्न का उत्तर होगा टोंगरी। यदि गुंबदनुमा पहाड़ियों के विषय में आपसे पूछ दे तो आपका उत्तर होगा डोंगरी। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर जाते हैं तो इस क्षेत्र का सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र चाईबासा का मैदान है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? चाईबासा का मैदान है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम के किस भाग में स्थित है? पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चलिए आगे हम लोग इसके बाद पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है चाईबासा का मैदान का विस्तार उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालवुम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा वन और पश्चिम उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी तक है। चाईबासा के मैदान के विस्तार की यदि बात की जाए, इसकी सीमा को देखा जाए तो यह दलमा की श्रेणी तक है। पूर्व में इसकी सीमा कहां तक है? पूर्व में इसकी सीमा है ढालभूम तक, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी और पश्चिम में सारंडा वन तक इसकी सीमा है। और इस टॉपिक का हमारा अंतिम पॉइंट है, इसके दक्षिण में अजय नदी स्थित है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा नदी स्थित है? अजय नदी स्थित है। तो चलिए साथियों, आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।